नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। ये जो वैदिक सभ्यता है इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, पर इन्हें दो कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो था इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी जो 1350 में हुई थी। ये आर्यों का एक प्रमुख ग्रंथ था। जो आर्य आए थे मध्य एशिया से, वो उनका एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल और 1000 सूक्त हैं। 10 मंडल में दूसरे से 7वें तक सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल माना जाता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरे से 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन का है, और प्रथम और 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त दिया हुआ है, इसमें आदि पुरुष की बात कही गई है जो ब्रह्मा जी थे। उसमें कहा गया है कि जो 4 वर्ण हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो ब्रह्मा के अलग अलग भागों से पैदा हुए हैं। जैसे सिर से ब्राह्मण पैदा हुआ है, जो बाजू से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र को जन्मा है, ऐसे इसमें पुरुष सूक्त में दिया गया है। और इसका ये 687वां श्लोक इसके बारे में बताता है। अब हम ऋग्वेदिक के अनेक बातें जो थी वो फारसी भाषा के अवेस्ता ग्रंथ से मिलती जुलती है। यह पेपर में पूछा जाता है कि ऋग्वेद की बातें किस ग्रंथ से मिलती जुलती हैं, तो अवेस्ता से, जो फारसी भाषा का ग्रंथ था, उससे मिलती जुलती है। आर्यन की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। अब इसके पुरातात्विक स्रोत है जिसके बारे में हमें ये पता चलता है कि आर्यन भारत में आए थे। कस्सी अभिलेख में ये जानकारी मिलती है जो ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में गई थी, और चित्र धूसर मृद भांड से भी हमें आर्यों के आगमन का पता चलता है। जो इस तरीके के चित्र इन्होंने बनाए थे मटके पे और भी कई सारे बर्तन में, तो उससे भी इनके बारे में पता चलता है। अब इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो इनके ऊपर जो रिसर्च की थी सबसे ज़्यादा वो मैक्स मुलर जी ने की थी। इन्होंने जो इनका स्थान बताया है जहाँ से ये आर्यन आए थे, वो मध्य एशिया को ही बताया गया है, क्योंकि ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है कि यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हरियाली है, समुंदर साथ में है, और यहाँ पे पशुओं को चराने के लिए पर्याप्त चारा है। यहाँ पे शीत ऋतु जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया था। तो यहाँ पे जो इंडिया में ये रहते थे वो सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में रहते थे। तो यहाँ पे तो शीत ऋतु होती नहीं है, और होती भी है तो बहुत कम समय के लिए होती है। पर यहाँ पे जो ऐसा पता चला ये कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी के ही आसपास ये लोग रहा करते होंगे, और यहाँ पे शीत ऋतु भी होती है और वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है। यहाँ पे हरियाली भी थी, जिसके इनका जो कहना था उससे ये पता चला कि ये जो लोग थे वो मध्य एशिया से ही आए थे। माना जाता है कि इनके बीच में कुछ मतभेद हो गए, जो इनकी दो शाखाएं बन गई। एक शाखा जो थी वो पूर्व की ओर चली गई और दूसरी शाखा पश्चिम की ओर चली गई। जो पूर्व की ओर शाखा गई उसे इंडो ईरानी कहा गया, जो भारत में आए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे इलाके में ये बस गए। ये जो सप्त सैंधव क्षेत्र है ये कई नदियों से बना हुआ है, जैसे इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो इन सारे को मिला के जो क्षेत्र है इसे हम सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। अब ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वो सिंधु थी, और गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार यहाँ पे उल्लेख मिलता है। इससे हमें यह जानने को मिलता है कि ये जो आर्यन थे वो गंगा और यमुना जो इस वाले एरिया में थे वो यहाँ पे कम ही बसे हुए थे, और आगे की जानकारी इन्हें नहीं थी। ये सारे जो उत्तर वैदिक काल में इन्हें इस पूरे इलाके की जानकारी हो जाती है, पर वैदिक काल में ये गंगा और यमुना के इसी पोर्शन में यहाँ पे बसे हुए थे। अब यहाँ पे जो सरस्वती नदी है इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता था। यानी कि ये इससे क्वेश्चन बनता है कि सबसे पवित्र नदी वैदिक काल में कौन थी, तो सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना जाता है। अब ये नदी लुप्त हो चुकी है।
ऋग्वेद में नदियों की संख्या जो थी वो 25 बताई गई है। इससे क्वेश्चन बनता है, आपको नदी दे दी जाएगी और वहाँ पे उसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाएगा, जैसे व्यास का विपाशा, झेलम का विस्ता, चेनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषणी, सतलज का स्तुद्री और गोमत का गोमती। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। अब इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो इनका जो प्रमुख कार्य था वो पशुपालन ही था, और जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही धनी व्यक्ति कहलाया जाता था, और इसके आधार पर ही व्यक्ति को अलग अलग किया गया था। जैसे गोमत जो होता था वो धनी व्यक्ति कहलाता था, गविष्ठ जो था वो गाय की खोज किया करता था, यानी जैसे कि गाय को चोरी कर लिया जाता था तो उसे ढूंढने के लिए जो लोग होते थे उसे गविष्ठ कहा जाता था। गोमती जो था वो गाय का रक्षक हुआ करता था। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित प्रक्रिया जो थी वो चौथे मंडल में दी गई है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा और क्षेत्र कहा गया। कृषि कार्य में लकड़ी के हल का इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग जो थे वो वर्षा पर ही निर्भर थे। इन्हें सिंचाई की कोई जानकारी नहीं थी, पर ऋतु के बारे में ये अच्छा खासा जानते थे। अब इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं, तो इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार जो था वो परिवार था। परिवार का मुखिया जो होता था वो कुलप खिलाया जाता था, और गोत्र ही संबंधों का मूल आधार हुआ करता था। गोत्रों के आधार पर ही ग्राम का निर्माण होता था, यानी कि अलग अलग गोत्र मिलकर एक ग्राम बनाया करते थे, और उनका जो प्रमुख होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाया करते थे, और उसका प्रधान जो होता था वो विश्वपति कहलाता था, और जो अनेक विश्व मिलके जन बनाते थे और उसका जो प्रधान होता था वो राजा कहलाया जाता था। इस काल में द्रुहु, यदु, तुर्वस, अनु, पुरु संगठित जन थे जो पंच जन के नाम से जाने जाते थे। शुरुआत में राजा सैनिक नेता ही होता था, जिसे बलि जो एक प्रकार का टैक्स था उसे लेने का अधिकार था, और ये लोग खुद राजा को टैक्स दिया करते थे। कबीलों के आधार पर संगठनों का निर्माण किया गया था, जिसमें सभा, विदत, समिति और गण जैसी संगठन बनाए गए थे। सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान था। सभा जो थी वो जन के वृद्ध लोगों की परिषद हुआ करती थी। जहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे उस संगठन को सभा कहा जाता था, और समिति जो थी वो साधारण जनता की जो एक सभा थी या परिषद बोल सकते हैं वो थी। ऋग्वेद में विदत नामक संगठन का उल्लेख मिलता है, जिससे ये माना जाता है जिसमें कि ये सर्वाधिक प्राचीन संगठन था, और इसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी। आप इसे याद रखिए कि विदत नामक संगठन में महिलाएं भी भाग लिया करती थी, और राजा जो होता था वो इन्हीं लोगों के द्वारा चुना जाता था। अब धर्म के बारे में आते हैं, तो इनकी जो धार्मिक व्यवस्था थी वो प्रकृति की ही पूजा किया करते थे, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इसकी पूजा किया करते थे। उनसे डर के ये प्रकृति की पूजा किया करते थे। मूर्तियों के माध्यम से प्रकृति की पूजा नहीं होती थी। स्तुति पाठ और यज्ञ करके ये पूजा किया करते थे। अग्नि को भगवान का मुंह माना जाता था, और उसमें घी, दही, दूध जैसे कुछ वस्तुएं डाली जाती थी। इससे इनका ये मानना था कि हम अग्नि में जब कुछ डालते हैं तो वो भगवान तक पहुंच जाता है। मंत्र सहित इसमें आहुति दी जाती थी। ऐसा आप आज भी देख सकते हैं कि हवन में जो आहुति दी जाती है, तो ये लोग मानते थे कि अग्नि जो है वो देवता का मुंह है, इसलिए वहाँ पे कुछ सामान ये अग्नि में डालते थे, आहुति देते थे। इनके जो देवता थे वो अलग अलग थे। जैसे पृथ्वी स्थल के देवता जो थे वो अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती आदि जी थे। वायु स्थान या आकाश के देवता जिसे मानते थे वो सूर्य, ध्वंस, वरुण, मित्र, पूषण और विष्णु, सवित्री और उषा को ये वायु और आकाश के देवता मानते थे। ये अंतरिक्ष के देवता को मानते थे इंद्र, मरुत, वायु और पूर्वजन्य आदि देवताओं को ये अंतरिक्ष के देवता मानते थे। इंद्र और अग्नि का सबसे ज़्यादा यहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो इससे ये पता चलता था कि ये दो देवता जो थे यहाँ पे प्रमुख थे। इसके बारे में हमने ये देखा कि यहाँ पे जो समाज था उसका जो मुख्य आधार था वो पितृस्तात्मक था। ये धार्मिक अनुष्ठानों में प्रकृति की पूजा किया करते थे, और इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो पशुपालन था। अब जब आगे चल के उत्तर वैदिक काल आएगा तो उसमें जो समाज था
वो पितृसत्तात्मक हो जाता है, पर उसमें महिलाओं की स्थिति जो थी वो काफ़ी निम्न होने लगती है और यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है वो काफ़ी कठोर हो जाती है। जैसे पुरुष सूक्त में दिया हुआ है 10 मंडल में, जो उसमें 4 वर्ण दिए हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सब जन्म के आधार पर ही कठोर वर्ण व्यवस्था हो जाती है, यानी कि जो शूद्र के परिवार में पैदा हुआ है तो वो मरते दम तक शूद्र ही रहेगा, जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो वो मरते दम तक ब्राह्मण ही रहेगा। तो ऐसी कुछ व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आ जाती है और सामाजिक जो परंपराएं थी उसमें भी कई चेंज आ जाते हैं, जादू टोना और मंत्र वगैरह और कई सारे ऐसे जो तथ्य यहाँ पे मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उसका हम अगले लेक्चर में देखेंगे उत्तर वैदिक काल को। तो ये था आज का लेक्चर। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाइए और जितना ज़्यादा हो सके इस लेक्चर को शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में जो उत्तर वैदिक काल का होगा। जय हिंद।